आपको म्यूचुअल इंडक्शन आज पढ़ना है। अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण आप पढ़ चुके हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक है स्वप्रेरण और एक है अन्योन्य प्रेरण। अगर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका है, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है। ट्रांसफार्मर, जो विद्युत का ट्रांसफार्मर होता है, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करने वाला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है, जो फैराडेज के लॉ है, वो आप पढ़ चुके हैं और लेंज का नियम भी आप जान चुके हैं। ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण क्या है। ठीक है। एक चीज़ और आपसे बात करनी है कि आपसे कहा गया था कि गूगल मीट पे जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोई मुश्किल उसमें नहीं है। दिक्कत यह है कि सब लोगों के पास मोबाइल घर में एक ही होती है। ठीक है। और वो मोबाइल हो सकता है कि मौके पर उपलब्ध ना हो, गार्जियन के पास हो, 11 से 12 आपको टाइम बताया गया था, तो उस समय ना उपलब्ध हो, तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो आप एक बार दो बार जब भी आप मौका पाएंगे तो उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो जैसे पहले हम भेजते थे यूट्यूब पर, वैसे ही लिंक शेयर कर देंगे और आप आसानी से उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा तब तक ऐसे ही जो है वो पढ़ाया जाएगा और अच्छे सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, उसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। देखिए, इसके पहले जब अन्योन्य प्रेरण के पहले हम स्वप्रेरण पढ़े हुए थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि एक ही कुंडली अगर है और उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आपको पता है कि किसी भी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके कारण उसका अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स समझ रहे होंगे, फाई इज इक्वल टू बी ए। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर देते हैं या क्षेत्रफल में, कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर देते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो फैराडे ने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल होगा। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण एक सूक्ष्म धारा बहेगी, प्रेरित धारा। उसी को बाद में लेंज ने एक्सप्लेन किया था कि प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके नाते वो स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में कमी, परिवर्तन का मतलब होता है कमी होगी तो भी परिवर्तन कहा जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में बढ़ोतरी होगी तो भी परिवर्तन कहा जाएगा। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स में बढ़ोतरी के नाते उत्पन्न हो रही धारा तो चुंबकीय फ्लक्स से बढ़ने का विरोध करेगी, और चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण उत्पन्न हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स से घटने का विरोध करेगी। ये लेंज का नियम है। वास्तव में फैराडे का ये दूसरा नियम है जिसका एक्सप्लेनेशन जो है लेंज ने दिया था, तो उसको अमूमन जो है हम लेंज के नियम से जानते हैं। ठीक है। ये लेंज का नियम आपका कहलाता है। तो चलिए, अगर ये घटना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, अगर उसी कुंडली में, एक ही कुंडली है, उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और उस धारा की दिशा जो है, जो मुख्य धारा बहती है, उसके अगेंस्ट होती है, तो इस घटना को तो हम बोलते हैं स्वप्रेरण, जो आपको बताया गया था। अब दो कुंडली अगर है, देखिए यहां दो कुंडली बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। दो कुंडलियां हैं। ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडली होती है, एक जो है वह इनपुट करंट के लिए निवेशी धारा के लिए होती है, दूसरी जो है वह निर्गत धारा के लिए होती है। तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है। प्राइमरी कॉइल में एक सेल लगी हुई है, इस सेल के थ्रू जो है वो धारा बह रही है, ये धारा यहां पर क्रिएट हो रही है। ठीक है। दूसरी जो कुंडली हमारी है, इसमें धारा नहीं बह रही है, लेकिन अगर कोई धारा बहेगी, सूक्ष्म धारा कोई बहेगी, तो उसके मापन के लिए यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। ये है आपका गैल्वेनोमीटर या धारा मापी है आपका ये। ठीक है। ये धारा की दिशा को बताएगा, धारा लेफ्ट बह रही है कि राइट बह रही है वो बताएगा, और धारा की वैल्यू को बताएगा ये। ठीक है। इसमें अलग से कोई सेल नहीं लगा हुआ है,
मतलब इसमें कोई परमानेंट धारा नहीं बह रही है। ठीक है, इस कुंडली में एक फिक्स धारा बह रही है। ठीक है, जब इस प्राइमरी कॉइल में एक निश्चित धारा बहेगी तो इसके आसपास अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यही कहता है कि यदि किसी खुले हुए तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र या एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। भले ही वो क्षीण होगी, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो प्रबल होता है, लेकिन विद्युत धारा के नाते जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो क्षीण होता है। हालांकि करंट की वैल्यू को हम बढ़ा करके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर ये प्राइमरी कॉइल हमारी जो है इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसी के बगल में ये भी रखा हुआ है। इसका मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में दूसरी वाली कॉइल हमारी रखी हुई है। ठीक है यहां तक। अब अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र में हम परिवर्तन कर देंगे, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे हो सकता है? जो धारा यहां पर बह रही है उस धारा की वैल्यू को बढ़ा देंगे हम, तो धारा की वैल्यू बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। वैसे होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये आप जानते होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है चुंबकीय फ्लक्स की वो क्या ली जाती है, फाई इक्वल टू बी ए। तो इसका अपना एक चुंबकीय फ्लक्स हो गया। धारा की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया या धारा की वैल्यू को हमने कम कर दिया, दोनों कंडीशन में इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवर्तित हो गया। इसके आसपास जो भी चुंबकीय क्षेत्र था, प्राइमरी कॉइल के आसपास जो भी चुंबकीय क्षेत्र था वो परिवर्तित हो गया, और जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, और यही फैराडे का नियम लागू हो गया तुरंत कि इस चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थित था तो इसका भी अपना एक चुंबकीय फ्लक्स था। अब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना। वह प्रेरित धारा इस प्रकार से होगी कि वह मुख्य धारा का विरोध करेगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो करंट की पोजीशन है वो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज कंडीशन है। तो यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा, वो एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न होगी। समझ रहे ना, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है, और ये तब तक होगा जब तक कि इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी, मतलब धारा की वैल्यू को आप बढ़ाते रहेंगे, घटाते रहेंगे। जब ये काम करना बंद कर देंगे तो ये धारा जो बह रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो कुंजी अगर हम दबाए हुए हैं तो ये पहली वाली घटना हो जाती है, प्राइमरी कॉइल की कुंजी को दबाते ही फ्लक्स परिवर्तन शुरू हो जाता है, और उस अवस्था में क्या होता है कि प्रेरित धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है इस दूसरी वाली कॉइल में। ठीक है, इसके प्रभाव के नाते धारा बह रही है, जबकि इसमें कोई अलग से सेल नहीं लगा हुआ है। अब दूसरी चीज यहां जाओ, जब हम कुंजी को छोड़ेंगे, कुंजी को छोड़ दिया आपने, तो जो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा हुआ था, वो फिर से घटना प्रारंभ हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र आपका घटेगा तो फिर से फ्लक्स परिवर्तन होगा। वो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा चाहे घटेगा, फ्लक्स परिवर्तन तो होगा ही। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका जब घट गया तो फिर से फ्लक्स परिवर्तन हुआ, इसमें धारा फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये धारा पहले वाले के अगेंस्ट रहेगी। पहले वाले में देख रहे हैं आपकी ये धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही थी, अब ये धारा आपकी क्लॉकवाइज बह रही है। तो ये जो घटना आपकी है, इसी घटना को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है। ठीक है, अब इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिसमें एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देने से दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। यहां तक क्लियर हो गया? दो कुंडली यहां पे हैं, ये घटना हो गई आपकी अन्योन्य प्रेरण। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर पहली वाली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, क्या धारा है? I1। पहली वाली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I1। और दूसरी वाली कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो Φ2 है, Φ2। इसका चुंबकीय फ्लक्स अलग होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स अलग होगा, इसका Φ1, इसका Φ2। तो हम दूसरी वाली कुंडली और पहली वाली कुंडली दोनों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है या अन्योन्य प्रेरकत्व है, इसको हम M से दिखाते हैं।
तो आपको याद होगा कि स्वप्रेरकत्व को आप किससे दिखाते थे? एल से दिखाते थे ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो यहां पर N2 ये क्या हो गई? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। φ2 तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मान, उसमें अगर आप फेरों की संख्या N2 है दूसरी वाली कुंडली में, N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N2 φ2 ये चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो गई। ठीक है। अगर धारा पहली वाली कुंडली में धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1। सिंपल सी बात है, ध्यान दो। I1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स इसका ज्यादा होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा तो φ2 में N2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी ज्यादा आएगी। तो N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है। यहां आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे जब, तो वही आपको कांस्टेंट मिलेगा कैपिटल M। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M इंटू हो जाएगा I1। अगर M को डिफाइन करना है तो M को लिख सकते हो N2 φ2 डिवाइड बाई I1। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम यहां से डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है ना। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। किसी एक कुंडली में, अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि N2 φ2 डिवाइड बाई I1, इसको हम N1 φ1 डिवाइड बाई I2 भी लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि ये म्यूचुअल है, ये पारस्परिक प्रेरण है। ये जो पहली वाली के द्वारा दूसरी वाली पर आरोपित होगा वही दूसरी वाली के द्वारा पहली वाली पर भी आरोपित होगा। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी वाली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। अगर यहां पर पहली वाली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाए, अर्थात I1 की वैल्यू क्या हो जाए? 1 एम्पियर, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल M की वैल्यू N2 φ2 के इक्वल हो जाएगी। तो अगर पहली वाली कुंडली में 1 एम्पियर धारा बहे तो दूसरी वाली कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी उसको हम अन्योन्य प्रेरकत्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरी वाली कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हो तो पहली वाली कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी उसको हम कर सकते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित जो हो रही है उसका मान 1 एम्पियर हो। ठीक है। अब हम इसको एक तरह से और डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, फैराडे नियम आप जानते ही हैं। ठीक है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और वो नियम क्या है आपका? E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपको बताया गया पहले से ही, इस चैप्टर की शुरुआत में ही है। E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर यही जो फैराडे का नियम है हम दूसरी वाली कुंडली के लिए लगा दें, जो दूसरी वाली कुंडली हमारी है ये वाली, इसके लिए फैराडे नियम लगा दे रहे हैं, तो दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2, दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक क्या हो जाएगा? E2 = हो जाएगा -n, मतलब क्या हो गया? फेरों की संख्या, तो -n2 डेल्टा यहां हो जाएगा φ2, दूसरी वाली कुंडली की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी। टाइम तो वही है, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। या E2 = हो जाएगा -n2 को अंदर कर ले रहे हैं, n2 तो कांस्टेंट है, माइनस डेल्टा N2 φ2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ऐसे आप कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या ये हो जाएगा E2 = माइनस डेल्टा। अब देखो N2 φ2 को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना।
N2 कहां से रिप्लेस कर रहे हैं, देखो ध्यान जरा, N2 इक्वल टू होता है Mi1, ऊपर लिखा हुआ ना, N2 क्या लिखेंगे हम, जो आपका N2 है इसको Mi1 लिखेंगे, तो हो जाएगा डेल्टा Mi1 डिवाइड बाय डेल्टा T। एक दो स्टेप और इसको ले जाएंगे हम, इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा Mi1 डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब यहां पर E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, E2 इक्वल टू M को बाहर ले लीजिए, जो कैपिटल M आपका है इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस कैपिटल M डेल्टा I1 डिवाइड बाय डेल्टा T, ऐसे कर देंगे इसको, M को बाहर ले लिया, डेल्टा I1 डिवाइड बाय डेल्टा T। अब यहां M को डिफाइन करिए, M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा I2, ऐसे, ठीक है ना। ये कैसे समझ में आ रहा है, ये डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा I2 ये धारा परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन फर्स्ट कॉइल, पहली वाली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसमें परिवर्तन की दर है ये, और E2 तो आप जान ही रहे हैं, ये दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युतवाहक बल है। अब यहां पर देखिए, डिफाइन करने के लिए अगर डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T को क्या माना जाए, एक, अर्थात धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए। पहली वाली कुंडली में भाई धारा तो आप परिवर्तित कर रहे हैं तभी तो फ्लक्स घट बढ़ रहा है, लेकिन धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें हम, मतलब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में परिवर्तित कर दें। अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा परिवर्तित कर दें, मान लो धारा जो है अभी इस समय आपकी 5 एम्पियर बह रही है, हमने 1 सेकंड बढ़ा के उसको 6 एम्पियर कर दिया, तो हमने 1 सेकंड में अगर धारा 1 एम्पियर बढ़ाया तो धारा परिवर्तन की दर एकांक मानी जाएगी, और उस अवस्था में कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, माइनस E2। तो हम कह सकते हैं कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है या अन्योन्य प्रेरकत्व है, ठीक है, वह दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। माइनस को यहां इग्नोर कर देंगे, लिखेंगे हम संख्यात्मक रूप से, ठीक है, क्या लिखेंगे, संख्यात्मक रूप से दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होगा, जबकि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर यदि एकांक है तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न जो विद्युतवाहक बल होगा वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। समझ गए होंगे अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। ठीक है, इसके मात्रक, इसकी विमा सब कुछ वही है जो स्वप्रेरण गुणांक में आपको बताया गया है। मात्रक तो आप जान रहे हैं हेनरी होता है, ठीक है, तो इसके मात्रक, इसकी विमा सब कुछ mL²T⁻²A⁻² आपको बताया गया था, वही विमा है, वही मात्रक है, सब कुछ वही है। ठीक है, अब इसका एक उपयोग है वो आपको बताएंगे हम, आज ही बताते, लेकिन ये पहला दिन है, देखेंगे पहले वीडियो आपका लंबा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। इसके बाद कल जो है इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है कि कोई परिणालिका आपकी है, दो परिणालिकाएं एक ही अक्ष पे है जिसको हम बोलते हैं समाक्ष, तो एक ही अक्ष पर दो परिणालिकाएं हैं तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा वो बता देंगे आपको। और एडी करंट्स या भंवर धाराएं, एक छोटा टॉपिक है, भंवर धाराएं क्या होती है वो बता देंगे, उसके जो लाभ है और कुछ दोष भी उसके हैं वो बता देंगे, तो चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ये इसमें आप न्यूमेरिकल जो है लगा लीजिएगा, न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, उसको हमको आप जो नहीं आएगा, ठीक है, वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा पहले से ही, तो वो हम यहाँ वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो जितना बताया गया है उतना आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके आगे हम कल आपको बताएंगे।